गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं परीक्षण की वैधता। तो हम आज समझेंगे कि परीक्षण की वैधता से आप क्या समझते हैं और वैधता के प्रकार और वैधता हम कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम सब अपने क्वेश्चन में एक आउटलाइन रेडी करते हैं, रूपरेखा रेडी करते हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए भी हम क्या करेंगे, एक रूपरेखा रेडी करेंगे। तो पहले हम क्या जानेंगे, अर्थ जानेंगे, परिभाषा जानेंगे, फिर प्रकार जानेंगे और कैसे वैधता को हम ज्ञात करते हैं, मतलब फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बने रहिए और हम स्टार्ट करते हैं। अर्थ, परीक्षण की वैधता उपलब्धि का मापन करने के लिए, व्यवसाय के लिए, व्यक्तियों का चयन करने के लिए अथवा छात्रों की भावी सफलता का अनुमान लगाने के लिए परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, परीक्षण का प्रयोग क्यों किया जाता है, सिंपल से यहाँ पे समझने का मतलब है कि अगर कोई टेस्ट लिया जा रहा है किसी भी स्टूडेंट का, तो हम टेस्ट क्यों ले रहे हैं, कि वो बच्चा कितना सीख रहा है या फिर वो बच्चा कितना सीखा है। अगर क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाई हुआ, उसके बाद टीचर्स क्या हो रहा है कि उस टॉपिक पे क्या टेस्ट ले रहे हैं, तो टेस्ट क्यों ले रहे हैं कि उस टॉपिक को वो बच्चा कितना समझा या फिर उस टॉपिक के बारे में बच्चा कितना सीख पाया। ये अगर हम पता करेंगे तो ये हम कैसे पता करेंगे, ये हम पता करेंगे टेस्ट के थ्रू। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, परीक्षण। परीक्षण को हम ही बोलते हैं टेस्ट। तो हम कैसे वो पता करेंगे, कि टेस्ट लेंगे कि बच्चा कितना सीख पाया, कितना ग्रैब कर पाया। ठीक है, हम किसके थ्रू ये पता करेंगे, टेस्ट के थ्रू पता करेंगे और प्रयोग किया जाता है। परंतु परीक्षण के इन प्रयोगों के समय सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, लेकिन हम जब टेस्ट ले रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या जो प्रश्न हम रेडी कर रहे हैं, ठीक है, जो हम प्रश्न रेडी कर रहे हैं, क्या वो अपने परीक्षण को या फिर जो हम उस टेस्ट में जो हम प्रयोग में ला रहे हैं, क्या वो परीक्षण अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी हम क्वेश्चन रेडी कर रहे हैं वो अपनी जो टेस्ट है उसका जो उद्देश्य है उसको पूरा करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, वही चीज़ें अलग है कि पूर्ति सफलतापूर्वक नहीं करते जिसके लिए उन्हें प्रयुक्त किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे परीक्षणों को अवैध। देखिए, अगर अपने उद्देश्य को पूर्ति नहीं करेगा तो हम क्या बोलेंगे, उसको अवैध बोलेंगे कि वो वैध नहीं है। लेकिन अगर वो अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि वो वैध है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे परीक्षण को अवैध परीक्षण कहते हैं। जब परीक्षण अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है तब उसे वैध परीक्षण कहते हैं तथा परीक्षण की इस विशेषता को वैधता कहते हैं। वैधता किसी भी परीक्षण की एक अत्यंत आवश्यक विशेषता है। अब हम समझेंगे परिभाषा की परिभाषा क्या है। क्रॉनबेक के अनुसार वैधता वह सीमा है जिस सीमा तक परीक्षण वही मापता है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया। देखिए, यहाँ सिंपल सा डेफिनेशन में ही कहा रहा है कि वैधता वह सीमा है जिस सीमा तक परीक्षण वही मापता है जिसके लिए। देखिए, क्वेश्चन पेपर अब हिंदी का, तो हम हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर हम बनाएंगे, हम तो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर बनाएंगे नहीं। मतलब कि जो सीमा है या फिर जो उद्देश्य है वो क्या कर रहा है, उसको पूरा कर रहा है और वही सीमा तक उसको क्या कर रहा है, माप रहा है या फिर उसका निर्माण किया गया है। मतलब जिसके लिए निर्माण किया गया, जैसे हिंदी का टेस्ट है तो हिंदी का हम क्वेश्चन पेपर ही निर्माण करेंगे ना। मतलब निर्माण करने का इन द सेंस कि हम हिंदी का टेस्ट है तो हिंदी का ही क्वेश्चन पेपर हम बनाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि हम मैथ्स का क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, नहीं। तो टेस्ट का क्या मतलब है कि हिंदी का, तो वो अपने उद्देश्य को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। मतलब हिंदी का टेस्ट है तो हम हिंदी का ही क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं। अब क्या है, गुलकिशन के अनुसार वैधता किसी कसौटी के साथ परीक्षण का क्या है, सहसंबंध है। वैधता किसी कसौटी के साथ परीक्षण का सहसंबंध है। अब गिलफोर्ड के अनुसार, गिलफोर्ड महोदय कहते हैं कि कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहां तक वह अपने उद्देश्य की मापन क्या करता है। अर्थात वैधता का अर्थ है शुद्धता से होता है। वैधता का अर्थ ही होता है कैसे, शुद्धता से। मतलब ऐसा समझ लो कि जिस चीज़ के लिए उसको निर्माण किया गया है, तो वो वैधता का सिंपल सा ये मतलब समझ लो कि किसी भी टेस्ट, अगर कोई टेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए जो क्वेश्चन होना चाहिए क्या वो क्वेश्चन है। अगर वो क्वेश्चन है तो हम बोलेंगे कि वो वैध है, अगर वो नहीं है तो हम बोलेंगे अवैध है। मतलब कि उसका जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया। अब हम समझते हैं वैधता के प्रकार कि वैधता के क्या प्रकार है, कितने प्रकार। पहला हम समझेंगे विषय वस्तु या फिर अंत विषय वैधता। देखो, विषय वस्तु और अंत विषय कहने का सिंपल सा यह अर्थ है कि अगर हम हिंदी का टेस्ट है, अब हिंदी सब्जेक्ट में 4 यूनिट है और 4 यूनिट से हम अगर क्वेश्चन रेडी करें, अब हिंदी का टेस्ट है और हम जो क्वेश्चन रेडी करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ हम 1 यूनिट से क्वेश्चन रेडी करेंगे, नहीं। जो हमारा जो क्वेश्चन रेडी करने का जो प्रोसेस होगा, क्या होगा, स्टेप होगा, वो क्या होगा, सारी यूनिट से क्वेश्चन होने चाहिए और सारी यूनिट को उतना ही इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा जितना हम 1 यूनिट को दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम 2 यूनिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और 2 यूनिट को हम क्या करें, स्किप करें, नहीं। तो हम इसको क्या बोलेंगे, वैध नहीं है।
ठीक है, ये विषय वस्तु नहीं। अब विषय वस्तु होने के लिए क्या होना चाहिए कि सारी यूनिट को उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना कि हम एक यूनिट के दौरान। क्वेश्चन पेपर क्या होने चाहिए, सारे यूनिट से होने चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम से होने चाहिए प्रश्न। जो भी प्रश्न होना चाहिए वो सारे सिलेबस से होना चाहिए। जो भी सिलेबस दिया जा रहा है उस टॉपिक के लिए वो सारे सिलेबस से होना चाहिए। और दूसरा क्या है, पाठ्यक्रम का कोई भाग नहीं छूटा चाहिए। जो जितना भी है वही बात है कि जितना भी है सारे जगह से क्वेश्चन होना चाहिए, किसी एक जगह को स्किप करके और किसी एक जगह को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना। पाठ्यक्रम के प्रत्येक भाग को उतना ही भार या महत्व मिलना चाहिए जितना आवश्यक हो। हम लोग समझें कि 4 यूनिट है तो हमें क्वेश्चन पेपर जो बनाना होगा वो 4 यूनिट से बनाना होगा। कोई ऐसा नहीं कि कोई 1 यूनिट से बना दो और 2 यूनिट से बना दो और 2 यूनिट को स्किप कर दो। प्रश्नों की भाषा एवं उसका कठिनाई स्तर छात्रों के स्तर के अनुकूल हो। देखिए यहाँ पे सिंपल सा कहने का मतलब कि जो प्रश्न होने चाहिए या फिर जो प्रश्नों का लैंग्वेज होगा, जो क्वेश्चन बनाया जाएगा, वो जो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होगा वो बहुत हाई लेवल का लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। कि लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए कि छात्र मतलब स्टूडेंट उस क्वेश्चन को क्या कर सके, पढ़ के समझ सके। ठीक है, और स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्लास में बहुत तेज स्टूडेंट है और क्वेश्चन जो पूछ रहे हो बहुत लो लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि क्लास में एवरेज स्टूडेंट है और हम बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नहीं, क्वेश्चन पेपर ऐसा होना चाहिए कि क्लास में अगर 50 स्टूडेंट है तो 50 स्टूडेंट, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन, हर स्टूडेंट 1-2 क्वेश्चन क्या कर पाए, अटेंड कर पाए। अब हम समझते हैं समवर्ती वैधता। यह वह वैधता है जिसमें नवनिर्मित परीक्षण का उपयोग करेंगे और जो पहले से निर्मित है दोनों में कोरिलेशन निकालेंगे। वह जितना अधिक होगा वैलिडिटी उतनी अधिक होगी और जो परीक्षण होगा वो ग्रुप में होगा। समवर्ती वैधता को दूसरे विधि डिस्क्रिमिनेशन मेथड विभेदन विधि से करते हैं। इसका प्रशासन 2 समूह में किया जाता है जिसमें एक गुण के बच्चे सिर्फ किसी एक विषय में पारंगत होते हैं और दूसरा सभी में, कोई गणित, अंग्रेजी आदि में पारंगत होते हैं। तो दोनों में जो प्राप्तांक होगा उसका सहसंबंध फाइंड करेंगे और वो जितना अधिक होगा वैलिडिटी। देखिए यहाँ पे कहने का सिंपल है कि कोई बच्चा मैथ्स में बहुत तेज है, बहुत इंटेलिजेंट है, और कुछ वैसा है कि सारे सब्जेक्ट में क्या है, एवरेज है। तो हम दोनों स्टूडेंट का जो रिजल्ट होगा और दोनों स्टूडेंट के रिजल्ट के बीच हम क्या करेंगे, कोरिलेशन फाइंड करेंगे, मतलब सहसंबंध फाइंड करेंगे। और जो कोरिलेशन जितना अधिक होगा हम बोलेंगे कि वैलिडिटी उतनी अधिक होगी, और सहसंबंध जितना कम होगा उतना हम बोलेंगे कि वैलिडिटी उतनी कम होगी। अब पूर्व कथनात्मक वैधता। पूर्व कथनात्मक वैधता वह वैधता है जिसमें हम किसी इंटरनल टेस्ट पर फाइनल एग्जाम का मार्क्स भविष्यवाणी कर लेते हैं तथा इंटरनल और एक्सटर्नल के रिजल्ट के आधार पर सहसंबंध निकालेंगे और वो जितना अधिक होगा। देखिए सिंपल सा मतलब है कि अगर क्लास टेस्ट अगर हो रहा है तो क्लास टेस्ट या फिर जो इंटरनल एग्जाम हो रहा है हम उससे क्या करेंगे कि बच्चा को जो एक्सटर्नल एग्जाम में कितना मार्क्स आने वाला हम वहीं से क्या करेंगे, भविष्यवाणी कर लेंगे। और दोनों के बीच का जो इंटरनल एग्जाम में जितना मार्क्स आया और एक्सटर्नल एग्जाम में जितना मार्क्स आया, जो प्राप्तांक होगा, फलांक होगा, मतलब रिजल्ट होगा, दोनों के बीच हम क्या करेंगे, कोरिलेशन फाइंड करेंगे। और जो कोरिलेशन आएगा वो जितना अधिक होगा हम बोलेंगे कि वैलिडिटी उतनी अधिक होगी, और कोरिलेशन जितना कम आएगा हम बोलेंगे कि वैलिडिटी उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो रेबर के अनुसार है कि भविष्य कथन वैधता एक प्रकार की अनुभवी वैधता है जिसके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि किस सीमा तक परीक्षण के प्राप्तांक से वास्तविक निष्पादन के संबंध में भविष्यवाणी कर सकते हैं। जिससे सिंपल सा मतलब है कि अगर इंटरनल टेस्ट हो रहा है तो इंटरनल टेस्ट के बेसिस पे हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल टेस्ट का हम क्या करेंगे, मार्क्स हम क्या करेंगे, जज कर लेंगे, प्री जज कर लेंगे। ठीक है, वही चीज़ है कि हम कितना, और अगर जो एक्सटर्नल एग्जाम में जो मार्क्स आ रहा है वो कितना आया, क्या जितना हम भविष्यवाणी किए क्या उसके आसपास है, उसके अबाउट है, तो हम क्या बोलेंगे कि भविष्यवाणी कर सकते हैं, मतलब उसके आसपास, मतलब वास्तविक चीज़ों को हम कितना ये कर सकते हैं। वही चीज़ लिखा हुआ है कि भविष्यवाणी कथन वैधता एक प्रकार की अनुभवी वैधता है जिसके द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि किस सीमा तक परीक्षण के प्राप्तांक से वास्तविक निष्पादन के संबंध में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं संक्रिय वैधता। परीक्षण की रचना करते समय परीक्षण निर्माता पद विश्लेषण की प्रक्रिया करता है तो उसे संक्रिय वैधता कहते हैं। पद विश्लेषण के समय परीक्षण निर्माता यह देखने का प्रयास करता है कि परीक्षण के समस्त पद उसके उद्देश्य के अनुरूप है अथवा नहीं। जो पद उद्देश्यों के अनुसार नहीं होते हैं उन्हें परीक्षण से निकाल दिया जाता है। देखिए अब हम टेस्ट रेडी करें, अब जिस चीज़ के लिए टेस्ट करें, अब हिंदी का टेस्ट रेडी करें, अब वहाँ पे क्वेश्चन डालेंगे मैथ्स का, 1-2 क्वेश्चन आ गया मैथ्स का, तो क्या उस टेस्ट के लिए वो उद्देश्य पूरा कर रहा है, नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को वहाँ से निकाल देंगे और हम हिंदी का क्वेश्चन डालेंगे। वही चीज़ बोल रहा है।
कि जो उद्देश्य होना चाहिए क्या वो उद्देश्य पूरा कर रहा है। अगर वो नहीं पूरा कर रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, उस परीक्षण से निकाल देंगे। अब हम समझते हैं वैधता ज्ञात करने की विधि। परीक्षण की वैधता ज्ञात करने की विधियों को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है तार्किक विधि, दैट इज रेशनल मेथड, और हम इसको कह सकते हैं आंतरिक कसौटी, इंटरनल क्राइटेरियन पर आधारित विधियां। और दूसरा है सांख्यिकीय विधियां, स्टैटिस्टिकल मेथड, और बाह्य कसौटी या तो एक्सटर्नल क्राइटेरियन। अब देखिए पहले हम समझते हैं तार्किक। इसके अंतर्गत प्रायः यह देखा जाता है कि संपूर्ण परीक्षण के पद तथा उसके उपवर्गों के पदों में परस्पर कितना सहसंबंध है। तार्किक विधियों के अंतर्गत तार्किक के आधार पर परीक्षण की वैधता को स्पष्ट किया जाता है। परीक्षण के निर्माण, परीक्षण के प्रयोग तथा परीक्षण के रूप से संबंध अनेक कारकों की व्याख्या करके परीक्षण की वैधता के संबंध में निर्णय लिया जाता है। इसके अंतर्गत रूप वैधता, विषय वस्तु वैधता, तार्किक वैधता या कारक वैधता आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसके अंतर्गत प्रायः यह देखा जाता है कि संपूर्ण परीक्षण के पदों, मतलब कि जितना टेस्ट हम रेडी, परीक्षण क्या है, टेस्ट है, ठीक है, संपूर्ण मतलब जितना भी हम टेस्ट के जो पद हैं, जो भी क्वेश्चन है, जो भी आइटम से क्वेश्चन के पद, उसके उपवर्गों के पदों में परस्पर कितना सहसंबंध है। तार्किक विधियों के अंतर्गत तार्किक के आधार पर परीक्षण की वैधता को स्पष्ट किया जाता है। परीक्षण के निर्माण, परीक्षण के प्रयोग तथा परीक्षण के रूप से संबंधित अनेक कारकों की व्याख्या करके परीक्षण की वैधता के संबंध में निर्णय लिया जाता है। इसके अंतर्गत रूप वैधता, विषय वस्तु वैधता, तार्किक वैधता या फिर कारक वैधता आता है। तो हम लोग विषय वस्तु वैधता समझे कि विषय वस्तु वैधता क्या होता है। तो ये सारा चीज किसके अंदर आता है, तार्किक वैधता के अंदर आता है। अब हम समझेंगे सांख्यिकीय विधियां। किसी परीक्षण की वैधता ज्ञात करने के लिए सहसंबंध गुणांक या फिर टी टेस्ट, बहुसंबंध जैसे सांख्यिकीय विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत पूर्व कथित वैधता तथा कारक वैधता सांख्य आधार पर ही स्थापित की जाती है। तो अभी हम लोग पूर्व कथित वैधता भी समझे कि पूर्व कथित वैधता क्या होता है कि इंटरनल के टेस्ट पे हम एक्सटर्नल का मार्क्स क्या कर लेते हैं, जज कर लेते हैं कि एक्सटर्नल में कितना मार्क्स आने वाला है। ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, ठीक है, सांख्यिकीय विधि के अंदर आता है, मतलब एक्सटर्नल के अंदर आता है। इसको हम लोग बाह्य भी बोलते हैं। इन विधियों में किसी बाह्य कसौटी के आधार पर वैधता गुणांक ज्ञात किया जाता है। इसके लिए इस प्रकार की वैधता को बाह्य कसौटी पर आधारित वैधता भी कहा जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि परीक्षण की वैधता को प्रभावित करने वाले कारक, तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो वैधता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो परीक्षण की वैधता को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। तो चलिए समझते हैं कि कौन कौन से कारक हैं। पहला कारक है प्रश्नों की वस्तुनिष्ठता, मापन का उद्देश्य, अस्पष्ट निर्देश, अभिव्यक्ति का माध्यम और परीक्षण की लंबाई, और लास्ट है प्रश्नों की कठिनाई स्तर। तो हम लोग समझेंगे इसको डिटेल में कि ये कैसे प्रभावित करता है वैधता को। तो परीक्षण की लंबाई, लेंथ ऑफ द टेस्ट। परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बढ़ाने से न केवल विश्वसनीयता बढ़ती है अपितु वैधता भी बढ़ जाती है। किंतु परीक्षण की लंबाई बढ़ाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नों के प्रकार, रूप, विषय वस्तु, कठिनाई स्तर आदि में कोई परिवर्तन। देखिए बात ये नहीं कि हम क्वेश्चन कितना लंबा दे रहे हैं, ठीक है, बात ये होना चाहिए कि जो क्वेश्चन, जो उद्देश्य है वो उसको पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, या फिर कठिनाई स्तर, जो बच्चों के लिए कठिनाई स्तर का तो सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो जब भी हम लेंथ बढ़ाएंगे टेस्ट का तो हम ये सब चीज़ का ध्यान रखेंगे कि बच्चे को प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और ये सब में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। दूसरा है हमारा परीक्षण की लंबाई तथा उसकी वैधता के संबंध को निम्न सूत्र से व्यक्त किया जाता है, जैसे RC1 सहसंबंध के रूप में मूल परीक्षण के निष्कर्ष गुणांक, RCN सहसंबंध के रूप में संशोधित n गुने, मतलब कितना वो लंबा हो रहा है, और R क्या है कि मूल परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक। अब देखेंगे मापन का उद्देश्य कि मापन का क्या उद्देश्य है, ठीक है, तो मापन का उद्देश्य भी पूरा होना चाहिए कि कोई भी परीक्षण जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर निर्मित किया जाता है। सिंपल से इस लाइन का क्या मतलब आप समझे कि कोई भी परीक्षण मतलब कोई भी टेस्ट जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर निर्मित किया जाता है, परीक्षण की वैधता उन्हीं निश्चित उद्देश्यों के लिए ही वैध होती है। देखिए बार बार वही चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश करें कि जो टेस्ट है, ठीक है, जो टेस्ट है वो जिस उद्देश्य के लिए उस टेस्ट को बनाया जा रहा है तो वो उद्देश्य को पूरा करना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो वैध है। अन्य उद्देश्यों के लिए वो वैध नहीं होगा। अगर दूसरा उद्देश्य को अगर पूरा कर रहा है तो वो वैध
नहीं होगा। तो हम ये ध्यान रखेंगे, मेक श्योर कि आप जब भी क्वेश्चन रेडी कर रहे हो और जिस उद्देश्य के लिए आप कर रहे हैं वो उद्देश्य को क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। अगर वो उसको पूरा नहीं कर रहा है तो वो उस जगह से निकाल देना ही क्या होगा, बेटर होगा। मतलब उस क्वेश्चन पेपर से उस क्वेश्चन को निकाल देना ही बेस्ट होगा। हम दूसरा समझते हैं प्रश्नों की कठिनाई स्तर, कि प्रश्नों का जो कठिनाई मतलब प्रश्न जो क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन का लेवल क्या होना चाहिए। परीक्षण में प्रयुक्त अत्यधिक सरल व कठिन प्रश्नों से भी परीक्षण वैधता घट जाती है। इसके अतिरिक्त प्रारंभ में कठिन प्रश्नों को रखे जाने से भी छात्र अधिक समय पर उन पर लगे। देखिए, अब एक क्लास में 3 तरह की स्टूडेंट होते हैं। पहला तो एवरेज स्टूडेंट, एक होते हैं स्लो लर्नर और एक होते हैं फास्ट लर्नर। तो हम क्या करेंगे, हम तीनों तरह के जो स्टूडेंट है, पहला तो फास्ट लर्नर, स्लो लर्नर और एवरेज स्टूडेंट, तो हम तीनों स्टूडेंट को ध्यान में रखे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे कि स्लो लर्नर जो भी है वो भी 1-2 क्वेश्चन क्या कर पाए, टच कर पाए, 1-2 क्वेश्चन वो भी सही क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। और 1-2 क्वेश्चन हम थोड़ा टफ रखेंगे जो सिर्फ क्या होना चाहिए, फास्ट लर्नर और थोड़ा सा तेज स्टूडेंट उसको सिर्फ बना पाए। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होने चाहिए कि एवरेज स्टूडेंट क्वेश्चन टच कर पाए। तो हम इस चीज़ को हम क्या करेंगे, ध्यान में रख के हम क्वेश्चन बनाएंगे। प्रश्नों की वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की वैधता अधिक होती है जबकि निबंधात्मक परीक्षणों की वैधता कम होती है। देखिए, जो भी वस्तुनिष्ठ कहने के यहाँ पे क्या तात्पर्य है कि क्वेश्चन क्या होना चाहिए, थोड़ा सा मल्टीपल चॉइस लेवल का क्वेश्चन होना चाहिए। अब देखिए, अगर एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चन होंगे तो उसका आंसर एक ही होगा, तो उसमें हम वैधता जल्दी फाइंड कर पाएंगे। लेकिन अगर जो ऐसे टाइप से क्वेश्चन होगा तो उसमें सारे बच्चों का क्या होगा, पॉइंट ऑफ व्यू उस क्वेश्चन को सोचने का या फिर उस क्वेश्चन को लिखने का अलग अलग हो, तो उसमें वैधता थोड़ा फाइंड करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा उसमें हो जाएगा डिफिकल्ट। अब हम देखते हैं अभिव्यक्ति का माध्यम। यदि परीक्षण परीक्षार्थियों की भाषा या उनके क्षेत्रीय भाषा में निर्मित किया जाता है तो वे परीक्षण के प्रश्नों को ठीक प्रकार से समझकर उनका उत्तर दे सकेंगे। जैसे हिंदी भाषी छात्रों के लिए अंग्रेजी भाषा में बने गणित परीक्षण का प्रयोग करने पर परीक्षण की वैधता अत्यंत कम प्राप्त हो सके। देखिए, जैसा नाम से ही पता है कि मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, कि हम जो भी क्वेश्चन रेडी कर रहे हैं, जो हम क्वेश्चन डाल रहे हैं, जो लैंग्वेज होना चाहिए वो इजी होना चाहिए। अगर हिंदी भाषी क्षेत्र में हम क्वेश्चन रेडी कर रहे हैं, तो अगर हम गणित का क्वेश्चन हम इंग्लिश से रेडी कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि जो वैधता का जो ये होगा, रिजल्ट होगा, वैधता ज्ञात करने का जो ठीक है लेवल है वो क्या होता है, कम हो जाएगा, क्योंकि बच्चे इंग्लिश नहीं समझ रहे हैं। बच्चे तो हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और बच्चों को ज़्यादा क्लियर क्या है, हिंदी है। तो हम क्या करेंगे कि बच्चे तो देखेंगे कि बच्चे कौन से लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, क्वेश्चन रेडी करेंगे, अगर हमको वैधता ज़्यादा फाइंड करना है तो। अब आगे देखते हैं अस्पष्ट निर्देश, अनक्लियर इंस्ट्रक्शन। अब देखिए, सिंपल सी बात है, जब हम लोग का एग्जाम होता है या फिर टेस्ट होता है तो आप देखेंगे कि 15 मिनट ठीक है क्वेश्चन को या फिर रूल रेगुलेशन को समझने के लिए दिया जाता है, 10 मिनट शायद दिया जाता है। तो क्यों दिया जाता है, ताकि बच्चा समझ पाए कि मुझे कितना क्वेश्चन बनाना है, कौन से सेक्शन से मुझे कितने क्वेश्चंस लेने हैं, कि सेक्शन ए कंपलसरी है, ठीक है, सेक्शन ए कंपलसरी है, सेक्शन बी से मुझे कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सेक्शन सी से मुझे कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कितना समय दिया गया है, कितना मार्क्स के लिए लिखना है, जी ये सब जो इंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो दिया जाना चाहिए। तो वो चलिए हम समझते हैं। परीक्षण के संबंध में यदि परीक्षार्थी को स्पष्ट निर्देश नहीं दिए जाते तो परीक्षण की वैधता कम हो जाती है। जैसे प्रश्नों के उत्तर किस तरह से देने हैं या समय सीमा क्या हो, जैसी अन्य बातों को परीक्षार्थी को ठीक ढंग से न मालूम होने के कारण परीक्षण की वैधता कम हो जाती है। जैसा मैं आपको एक यहाँ पे एक इवेंट बताना चाहूँगी। जब एक एग्ज़ाम मेरा चल रहा था तो क्या हुआ था कि क्वेश्चन 1 कंपलसरी क्वेश्चन था, लेकिन मुझे लगा कि सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे, तो मैंने क्या किया कि सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर, लेकिन मुझे घर आने के बाद पता चला कि क्वेश्चन 1 क्या था, कंपलसरी क्वेश्चन था। तो ये सब कैसे होता है, लैक ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाते तो बच्चे ऐसे मिस्टेक कर जाते हैं। तो ये क्या हुआ, अनक्लियर इंस्ट्रक्शन। इसलिए बच्चों को क्या होना चाहिए, क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए जाने चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वैधता अधिक है। अदरवाइज हम क्या बोलेंगे, ये वैधता कम है। हम देखेंगे अब निष्कर्ष, कंक्लूजन। परीक्षण की वैधता का तात्पर्य परीक्षण के उस गुण से है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि वह परीक्षण उन उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया। अगर जिसके लिए निर्माण नहीं किया, मतलब जिसके लिए निर्माण किया गया और उसके लिए वो उद्देश्य उस उद्देश्य को पूरा ही नहीं कर रहा,
तो क्या हम बोलेंगे कि वो वैध है? नहीं, हम क्या बोलेंगे, ये अवैध है। और वैधता होने के लिए क्या होना चाहिए कि जिस उद्देश्य के लिए उसको बनाया जा रहा है उस उद्देश्य को क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए।